रात के इस वक्त जब चारों तरफ सन्नाटा है, जब हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली है, मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूं जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी लेखक के दिमाग की उपज नहीं है। ये कोई फिल्म नहीं है, कोई सीरियल नहीं है, ये सच है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों की गोद में एक जगह है जिसका नाम है भानगढ़। एक ऐसा किला जिसके बाहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक बोर्ड लगाया है और उस बोर्ड पर लिखा है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस क्षेत्र में प्रवेश सख्त मना है। जरा सोचिए दोस्तों, एक सरकारी संस्था जो हर बात का तर्क ढूंढती है, हर चीज का वैज्ञानिक जवाब देती है, उसने भी माना कि यह जगह रात को सुरक्षित नहीं है। तो आखिर क्या हुआ था भानगढ़ में? क्यों यह जगह जो दिन में एक खूबसूरत ऐतिहासिक किला है, रात होते ही कुछ और बन जाती है? क्यों यहां की हवा में एक ऐसी बेचैनी है जो समझ नहीं आती लेकिन महसूस होती है? आइए आज रात मैं आपको ले चलता हूं सैकड़ों साल पीछे, उस वक्त में जब भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं था बल्कि एक जीता जागता, हंसता बोलता, रोशनी से भरा नगर था। सन 1573 की बात है। राजस्थान की धरती पर भानगढ़ एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था। राजा भगवंत दास ने इस किले की नींव रखी थी और उनके बाद उनके पुत्र राजा छत्र सिंह ने इसे एक चमकते हुए नगर में तब्दील किया। किले की ऊंची मीनारें आसमान को छूती थीं। चारों तरफ हरे भरे बागान थे। दूर दूर तक भानगढ़ की समृद्धि की चर्चा थी। उस जमाने में भानगढ़ की गलियां कभी सूनी नहीं होती थीं। सुबह होती तो मंदिरों में शंख बजते, घंटियां गूंजती और पुजारियों की आवाजें पहाड़ियों तक पहुंचती थीं। दोपहर को बाजार में इत्र, मसालों और ताजे फूलों की खुशबू हवा में घुली रहती। व्यापारी चिल्लाते, बच्चे दौड़ते, घोड़ों की टापें गूंजती। शाम को घरों के आंगन में दिए जलते और औरतें मिलकर लोक गीत गाती, वो गीत जो सीधे दिल में उतर जाते। भानगढ़ सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये एक सपने जैसी जगह थी और इस सपने की सबसे खूबसूरत, सबसे कीमती हकीकत थी राजकुमारी रत्नावती। राजा छत्र सिंह की इकलौती बेटी। रत्नावती बेटा, आज बाजार मत जाना, दरबार में बहुत जरूरी काम है तो मुझे आने में देर होगी। लेकिन पिताजी, माँ ने चंदन का इत्र मंगवाया था और दाई काकी भी साथ होंगी मेरे। आप चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, लेकिन शाम ढलने से पहले वापस आ जाना और मीरा को साथ लेकर जाना। भानगढ़ के राजा छत्र सिंह अपनी बेटी रत्नावती को बेहद प्यार करते थे। रत्नावती 16 साल की थी और जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार भी। उस सुबह रत्नावती अपनी सहेली मीरा के साथ बाजार निकल पड़ी। भानगढ़ का बाजार उस वक्त पूरी तरह जीवंत था। व्यापारियों की आवाजें, घोड़ों की तापें, बच्चों की हंसी, सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बनाते थे। राजकुमारी जी, वो चंदन के इत्र की दुकान तो आगे है, पहले वहां चलते हैं। हाँ मीरा, और हाँ, मुझे राजकुमारी मत बोला करो। यहाँ बस रत्ना हूं मैं। जैसी आपकी आज्ञा रत्ना जी। दोनों हंसते हुए इत्र की दुकान की तरफ बढ़ रही थी। बाजार की भीड़ में एक आदमी एक खंभे की आड़ में खड़ा था। काले कपड़े, झुकी हुई पीठ, आंखें जो हर तरफ घूमती थी। लेकिन जब रत्नावती पर टिकी तो रुक गई। ये सिंधु सेवड़ा था, भानगढ़ की पहाड़ियों की आड़ में रहने वाला तांत्रिक, जिसका नाम सुनकर लोग रास्ता बदल लेते थे। इतने सालों में इतनी सुंदर चीज नहीं देखी, ये मेरी होनी चाहिए। होगी भी। सिंधु सेवड़ा वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी रत्नावती के पीछे थीं। उस रात भानगढ़ की पहाड़ियों में उसकी कुटिया में आग जलती रही।
खोपड़ियां, काले धागे, जड़ी बूटियां, सब कुछ सामने था। वो घंटों मंत्र पढ़ता रहा। जंगल में सियार रोते रहे और आखिरकार बोर से पहले उसे अपनी योजना मिल रही। वशीकरण। चंदन के इत्र में मंत्र। जैसे ही वो उसे लगाएगी, उसका मन मेरे काबू में होगा। राजकुमारी हो या देवी, कोई भी मेरे जादू से नहीं बच सकता। अगले दिन सुबह होते ही सिंधु सेवड़ा उस इत्र की दुकान पर पहुंच गया जहां रत्नावती अक्सर आती थी। दुकानदार ने उसे देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसमें इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। आइए आइए गुरुजी, क्या चाहिए आपको? वो चंदन के इत्र की शीशी जो राजकुमारी के लिए रखी है, लाओ। जी गुरुजी। सिंधु ने वो शीशी उठाई, उस पर अपना सबसे शक्तिशाली वशीकरण मंत्र फूंका। 7 काले धागे बांधे और फिर शीशी वापस रख दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। अब बस इंतजार है। सिंधु दुकान के बाहर भीड़ में छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद रत्नावती और मीरा दुकान पर आई। राजकुमारी जी, वो चंदन का इत्र यहीं मिलेगा ना? हाँ मीरा, माँ ने यहीं से मंगवाया था पिछली बार। जी राजकुमारी जी, ये लीजिए। दुकानदार ने कांपते हाथों से शीशी आगे बढ़ाई। रत्नावती ने शीशी उठाई और तभी उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आया। मीरा, ये खुशबू अजीब है। चंदन के साथ कुछ और भी है, कुछ जला हुआ सा। मीरा, इस शीशी पर काले धागे बंधे हैं, 7 काले धागे। राजकुमारी जी, ये तो काला जादू लगता है। फेंको इसे। रत्नावती ने शीशी जमीन पर दे मारी। कांच टूटा, इत्र बाहर बहा और तभी भाग्य ने एक ऐसा खेल खेला जिसकी सिंधु सेवड़ा ने कल्पना भी नहीं की थी। वो इत्र एक नुकीले पत्थर से टकराया और उछलकर सीधे उस इंसान पर जा गिरा जो भीड़ में छिपकर खड़ा था, सिंधु सेवड़ा पर। खुद अपने ही वशीकरण का इत्र उसके चेहरे और कपड़ों पर गिरा। उसने एक भयावह चीख मारी। नहीं नहीं, ये क्या हुआ? ये मेरे ऊपर नहीं। तांत्रिक का शरीर लड़खड़ाया जैसे किसी ने भीतर से आग लगा दी हो। वो जमीन पर गिरा, हाथ पांव छटपटाने लगे। भीड़ में चीखें उठी, लोग भागे, दुकानें बंद हो गई। देखते ही देखते उस गली में सन्नाटा छा गया और तब उस जमीन पर तड़पते हुए सिंधु सेवड़ा ने अपनी आखिरी सांसों में जो कहा, वो सुनकर आसपास के बचे हुए लोगों की भी रूह कांप गई। रत्नावती, तूने आज मुझे हराया, लेकिन ये तेरी आखिरी जीत होगी। सुन मेरा शाप, इस भानगढ़ के हर इंसान की मृत्यु होगी और मरने के बाद भी उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। ये सब यही भटकेंगे इन्हीं खंडरों में सदियों तक। जो भी यहां रात को आएगा वो इन आत्माओं का होकर रह जाएगा। और इतना कहते ही सिंधु सेवड़ा की सांस रुक गई। मीरा रत्नावती का हाथ थामे खड़ी थी। दोनों का रंग उड़ा हुआ था। राजकुमारी जी, ये क्या हो गया? ये श्राप क्या सच में? चलो मीरा, पिताजी को बताना होगा ये सब। रत्नावती और मीरा जल्दी से महल की तरफ चल पड़ी। उस दिन के बाद से भानगढ़ में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले छोटी छोटी मुसीबतें आईं। खेतों की फसलें बिना किसी वजह के सूखने लगी। कुओं का पानी कम होने लगा। मवेशी बीमार पड़ने लगे। लोग परेशान थे। महाराज, मंदिर में पूजा करते वक्त अजीब सी बेचैनी होती है। दिए अपने आप बुझ जाते हैं, घंटियां बिना छुए बजती हैं। नगर पर कोई भारी संकट आने वाला है। हवन करवाओ, पूरे नगर में विशेष पूजा होगी। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं। मीरा, मुझे डर लग रहा है। आज उस तांत्रिक की बातें